नमस्कार दोस्तों। आज जिस विषय में हम बात करने वाले हैं वो आपके मेरे सबके दिलों के बहुत करीब है और वो है हमारा घर। घर दोस्तों वो जगह है जहां हम अपने सपने संजोते हैं, अपने परिवार के संग रहना चाहते हैं। बट समय के साथ साथ अपना घर होना ही एक सपना होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि घर इतने महंगे हो रहे हैं, अनअफोर्डेबल हो रहे हैं कि उनके घर को खरीदने के बारे में सोचना एक सपने जैसा लगता है। दोस्तों, इस कितने अनअफोर्डेबल हैं ये घर, इसको समझने का एक मापदंड है और वो है प्राइस टू इनकम रेशियो। दुनिया के ज़्यादातर देशों में अगर देखें आप, तो आप कितना हाउसिंग अनअफोर्डेबल है इसे मापने के लिए ये इंडेक्स यूज़ किया जाता है, प्राइस टू इनकम रेशियो। इसका अर्थ है कि आपकी सालाना इनकम, चाहे सैलरी से हो चाहे बिजनेस इनकम हो, सालाना इनकम का कितना गुना आपको देना पड़ेगा एक घर खरीदने के लिए। मानिए कि आपकी इनकम है 1 साल के 10 लाख रुपए, ठीक है? और आपको एक घर खरीदने के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने पड़ रहे हैं, यानी आपकी सालाना इनकम का 15 गुना आपको देना पड़ रहा है। तो प्राइस टू इनकम रेशियो हो गया 15। दोस्तों, हमारे जो सबसे प्रमुख शहर हैं, जिसमें मुंबई, दिल्ली, गुड़गांव, इन सब जगहों पे ये रेशियो 14 से 15 गुना है, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। आप ये समझ के देखें कि मेरी इनकम का 15 गुना मुझे देना पड़ेगा जिस तरह का जिसके घर में मैं रहना चाहता हूँ। दोस्तों, ये हमारे जो अफोर्डेबल शहर हैं, जिनके अंदर मेट्रोपॉलिटन बड़े शहरों की बात कर रहा हूँ, जैसे कोलकाता, अहमदाबाद, चेन्नई, यहाँ पे घर जो है वो बाकी शहरों की अपेक्षा सस्ते हैं। बट फिर भी प्राइस टू जो इंडेक्स है, प्राइस टू इनकम इंडेक्स, ये फिर भी वहां पे 9 से 10 गुना है, यानी कि 10 साल लगेंगे आपके इनकम को टोटली अगर आप उसमें झोंक दें, तब आप एक घर अफोर्ड कर पाएंगे। और दोस्तों, ये पॉसिबल नहीं है कि 100% ऑफ आवर इनकम हम हाउसिंग में लगा पाए। शायद हम 40-50% लगा पाएंगे। तो 50% भी अगर मैक्सिमम हम लगा पाते हैं तो हमें 10 की जगह 20 साल लगेंगे, क्योंकि अब आपने जो जो पैसे हाउसिंग की तरफ दे रहे हैं वो आधे कर दिए, तो साल दुगने हो जाएंगे। और मुंबई जैसे शहर में 30 साल लगेंगे। दोस्तों, एक अनुमान के हिसाब से 2030 तक 3 करोड़ घरों की शॉर्टफॉल होगी, बिकॉज हम उन्हें अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। ये एक क्राइसिस सिचुएशन है। और इसमें ये होता है कि जब आप ईएमआई दे रहे हैं और आपकी इनकम उस औसत से नहीं बढ़ती, तब क्या होता है कि आप हाउसिंग लोन पे डिफॉल्ट करते हैं, और ये डिफॉल्ट भी इंडिया के अंदर बढ़ रहा है। दोस्तों, रेंटल भी बढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमें समझना पड़ेगा, ये एक जो प्रॉब्लम है जो हमें चारों तरफ से घेरती जा रही है और साल दर साल बढ़ती जा रही है, तो हम जो सर्वसाधारण लोग हैं वो क्या करें, कैसे अपने घर के सपने को साकार करें? तो दोस्तों, जो सोल्यूशन है उसके लिए पहले हमें प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। तो एक प्रॉब्लम है, वो है फ्लोर स्पेस इंडेक्स की। इंडिया में एफएसआई या फ्लोर स्पेस इंडेक्स, जिसका अर्थ होता है कि अगर एक प्लॉट है तो उस प्लॉट की जो साइज है उससे कितने टाइम्स आप फ्लोर बना सकते हैं। तो अगर प्लॉट की साइज है लेट्स से 1000 स्क्वायर फीट, तो उसके आप ऊपर 1.5 से 3 टाइम, 1.5 टू 3 टाइम्स आप फ्लोर बना सकते हैं। ये मुंबई, दिल्ली और बड़े बड़े शहरों में इंडिया में लगभग 1.5 से 3 गुना ही फ्लोर स्पेस इंडेक्स मिलता है। इसकी वजह से वर्टिकली हमारा शहर बढ़ नहीं पाता, हम हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, जिसकी वजह से शहर बड़े होते जाते हैं और कंजेस्टेड होते जाते हैं। दुनिया के कुछ देशों ने, स्पेशली जैसे अमेरिका की बात करें तो मैनहट्टन में ये एफएसआई 25 गुना है, न्यूयॉर्क में भी ये एफएसआई 15 से 20 गुना है। दोस्तों, हमारे सरकारों की जरूरत है कि वो इस एफएसआई को एटलीस्ट 15 से 20 गुना नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए वैसी रोड साइज चाहिए सामने। तो एटलीस्ट इसको जो है उससे डबल किया जा सकता है थोड़ी सी प्लानिंग के साथ। तो ये जो 1.5 से 3 गुना है, इसे अगर हम 3 से 6 गुना करने की कोशिश करें, तो ऐसा अनुमान है कि हाउसिंग के प्राइस 30 से 40% नीचे आ सकते हैं। तो ये आप और मैं नहीं कर सकते, ये पॉलिसी के द्वारा होगा जो हमारे सरकारों को करनी होगी। उसके अलावा एक और कारण है जिसपे ऑलरेडी शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन और मेहनत करने की जरूरत है, वो है ब्लैक मनी। रियल एस्टेट वो इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर ब्लैक मनी अभी भी जाती है। अलग अलग राज्यों में इसकी अलग अलग खपत होती है। कहीं पे तो 40 से 50% ऑफ योर फ्लैट और योर शॉप्स और योर ऑफिस कॉस्ट जो है वो
ब्लैक मनी से दिया जाता है आज भी। इसे तोड़ने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे उसका उसकी अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाती है, टैक्सेशन नहीं हो पाता है। तो ये जरूरत है कि हम इसको वाइप आउट करें और इसके अंदर कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी हो। दोस्तों, एक और रीजन होती है, वो है जो बिल्डर्स होते हैं वो किसी तरह से आर्टिफिशियल शॉर्टेज भी क्रिएट करते हैं। अगर माल ना भी बिक रहा हो तो भी प्राइस को नीचे नहीं आने देते। ये एक तरह का कार्टेल वर्किंग है। यहाँ पे भी पॉलिसी बहुत कारगर होती है, बहुत सारे स्टेप्स लिए भी गए रेरा में, लेकिन अभी भी जरूरत है कि इसकी मॉनिटरिंग हो, उनका सही इंप्लीमेंटेशन हो। तो दोस्तों, ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, कुछ रीजंस थी इस प्रॉब्लम्स की। अब आते हैं सॉल्यूशंस पे। तो कुछ सॉल्यूशन मैंने बताए जो हमारी सरकारों को लेने हैं, कुछ सॉल्यूशन जो आप और मैं भी कर सकते हैं, वो उस पर अब प्रकाश डालता हूं। दोस्तों, हमें जरूरत है कि हम ये समझें कि घर की जरूरत है कि नहीं है, आज ही जरूरत है कि नहीं है। देयर इज समथिंग कॉल्ड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। मेरी पहली नौकरी लगी, लोग उसी समय ईएमआई लेके घर लेने की कोशिश करते हैं। मैं उन्हें सलाह दूंगा कि ऐसा ना करें। एटलीस्ट 50% आपके घर का जब आपके पास इन्वेस्टमेंट्स हों, जमा कर लें आप उतने पैसे, उसके बाद ही सोचें, ताकि 50% आप डाउन पेमेंट कर सकें और 50% का होम लोन ले सकें। तब आपकी ईएमआईज भी छोटी होंगी और आप फटाफट वो ईएमआईज को पे कर पाएंगे। उसके लिए आपको कुछ समय तक रेंट के घर पे रहना पड़ेगा, बट उससे आपकी बचत होगी और वो बचत को आप इंटरेस्ट या फिर इन्वेस्टमेंट मार्केट्स के अंदर, अगर आप उसमें सक्षम हैं तो, और वहां से आपका पैसा ग्रो होगा उस इन्वेस्टमेंट से, और उसे आप बाद में रियल एस्टेट में लगा सकते हैं। तो थोड़ा सा डिफर करें अपने घर लेने के सपने को और कुछ इन्वेस्टमेंट्स जुगाड़ लें और उसके बाद आए घर खरीदने पे। दूसरा काम जो आप कर सकते हैं वो है कि मेन शहर में लेने की जगह आप देखिए, घर खरीदते हैं हम 100 सालों के लिए, तो जरूरी नहीं है अगर मैं हमेशा के लिए एक बड़े शहर में नहीं रहने वाला हूं, मैं टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज की तरफ भी जा सकता हूं जहां की अभी भी प्राइसेस अफोर्डेबल हैं। तो मुझे अपना परमानेंट एड्रेस वहीं पे बनाना चाहिए, घर वहीं पे लेना चाहिए, और वो ज्यादा अफोर्डेबल होगा, हम ज्यादा बड़ा घर ले पाएंगे और शायद अपने रूट्स के ज्यादा करीब रह पाएंगे। दोस्तों, ऑब्वियस एक सॉल्यूशन है कि आप अपनी इनकम को बढ़ाएं। उस पर नहीं ज्यादा बात करेंगे, क्योंकि अगर वो तो हम सभी करने की कोशिश कर रहे हैं, और अगर इनकम बढ़ेगी तो ऑब्वियसली हाउसिंग अफोर्डेबल हो जाएगी, एटलीस्ट हमारे लिए, राइट। कुछ चीजें हैं, अगेन मैं हमारी सरकारों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे वर्क करें। वो है कि ये जो बिल्डिंग जब बनती है तब उसके अंदर जिस लेवल के करप्शंस हैं, जो पैसे खिलाने पड़ते हैं डिफरेंट अधिकारियों को या फिर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को एक्सेट्रा, उस पर नजर डालनी चाहिए और वो करप्शन कम करने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन अपने आप ही कम हो जाए। हमें किसी को अगर कट मनी नहीं देनी, किसी सिंडिकेशन से अगर कोई सामान नहीं लेना, तो फिर हमारा कॉस्ट कम होगा, क्वालिटी ऑफ मटेरियल बेटर होगा। कॉस्ट इफेक्टिव कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज किया जाए। आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ रही है तो प्री फेब्रिकेटेड हाउसेस हो रहे हैं, प्री फेब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स हैं, 3D प्रिंटिंग की मदद ली जा रही है, कुछ कुछ बड़े बिल्डर्स ये ऑलरेडी कर भी रहे हैं। इसकी प्रचार प्रसार की जरूरत है ताकि छोटे बिल्डर्स भी ये करना शुरू करें। एफएसआई मैं बता ही चुका हूं कि डबल करने की जरूरत है, और कुछ बहुत बड़े प्रोजेक्ट सरकार को पीपीपी मॉडल पे लाने चाहिए, जो कि है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, जहां पे सरकार किसी बड़े प्राइवेट प्लेयर के साथ पार्टनरशिप करके एलआईजी, एमआईजी, लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप, उनके लिए अफोर्डेबल हाउसिंग सोसाइटीज क्रिएट करें। बहुत, और यहाँ पे वर्टिकली ग्रो करने की जरूरत है, क्योंकि वर्टिकली ग्रो करने से लैंड कम लगती है, ओपन स्पेसेस ज्यादा होंगे, और आप एक शहर ऐसा बना सकते हैं जहां पे हाई राइजेस बहुत ज्यादा हैं, लेकिन साथ ही ग्रीनरी भी बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, हम सब मिलके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं और अपनी हाउसिंग को और अफोर्डेबल बना सकते हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे मन में जो विचार आए या जो मैंने जहां से भी पढ़ा, वो मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया। आप भी शेयर करें कि कैसे हम अपने हाउसिंग को और अफोर्डेबल बना सकते हैं और अपने घर लेने के इस सपने को साकार कर सकते हैं। शायद आपके कमेंट्स को पढ़ के किसी को कोई ऐसी आइडिया मिल जाए जिससे उसका सपना जल्दी साकार हो पाए।